हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। इससे पहले हमने जो इसका पार्ट 1 था उसमें पढ़ा था वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हमने एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के बारे में बात किया था। अब हम देख लेते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है। इन द वेक ऑफ भोपाल ट्रेजेडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द Environment Protection Act of 1986 under Article 253 of the Constitution passed in March 1986. It came into force on 19 November 1986। तो इसमें यह है कि जो भोपाल ट्रेजेडी को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 में 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया। ये एक्ट हमारा 19 नवंबर 1986 को आया था। नेक्स्ट अब हम इसके ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस देख लेते हैं। इस एक्ट के आने का क्या मेन ऑब्जेक्टिव था। तो आपने देखा होगा एयर एक्ट में एयर की बात हुई थी, हमारे वाटर एक्ट में वाटर से रिलेटेड। उसके अलावा हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे पोल्यूशन है, जैसे हमारा नॉइज़ हो गया, सोइल हो गया और बहुत सारे पोल्यूशन। तो इसी एक्ट में बायोटिक और एबायोटिक से रिलेटेड जो भी पोल्यूशन है एक्सक्लूडेड एयर और वाटर, वे सब इसमें हमारे कवर अप हो गए। तो इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो था जनरल लेजिस्लेशन फॉर इन्वायरमेंट। ये एक जनरल लेजिस्लेशन है इन्वायरमेंट के लिए, जो वाटर और एयर के अलावा इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी चीज़ें होती है लैंड वगैरह से रिलेटेड, उन सब के लिए ही बना है ये एक्ट। इसमें फॉरेस्ट वगैरह को भी कवर अप किया गया है। नेक्स्ट, टू क्रिएट अथॉरिटी विद एडुकेट पावर्स फॉर इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू। इसमें यह है कि इस एक्ट में हमारी अथॉरिटी बनाई गई CPCB और SPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बट वैसे ये अथॉरिटी हमारे पहले ही बन चुकी थी, बट इस एक्ट में भी हमारी बनाई गई। नेक्स्ट जो हमारा है इसका मेन प्रोविज़न देख लेते हैं इस एक्ट का। फर्स्ट है लेइंग डाउन स्टैंडर्ड ऑफ द फॉर द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इनटू इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। ये एक्ट बताता है इन्वायरमेंट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे एयर एक्ट बताता है एयर की क्वालिटी और वाटर एक्ट बताता है वाटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ऐसे ही ये एक्ट हमें बताता है कि हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका प्रोविज़न है लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर एमिशंस और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस। जो भी हमारे पोल्यूटेंट है उन्हें डिस्चार्ज कैसे किया जाए, और जो हमारा पोल्यूटेंट है वे हमारे विद इन द लिमिट्स होने चाहिए, उनकी जितनी लिमिट्स होनी चाहिए ये एक्ट हमें बताता है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द एरिया इन विच एन इंडस्ट्री शैल नॉट बी कैरिड आउट और शैल बी कैरिड आउट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ये किसी भी एरिया को रेस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर देता है अगर इसको लगता है वहाँ पर ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। ये कह देता है कि वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाई जाएगी ज़्यादा, गाड़ियाँ नहीं चलाई जाएगी ज़्यादा, जैसे हमारे वाटर और एयर एक्ट में पड़ा था, ठीक ये इसमें भी वैसे ही है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोविज़न है वो है लेइंग डाउन द प्रोसीडर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर द हैंडलिंग ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस। ये बताता है कि कैसे हैजार्डियस सब्सटेंस को हैंडल करना है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इन्वायरमेंटल लेबोरेटरी। जो सारे सैंपल्स है इस लेबोरेटरी में जाते हैं, आपने पढ़ा था कि ऑफिसर सैंपल लेता है और लेबोरेटरी में पहुंचाता है, चाहे वो एयर एक्ट का हो या फिर हमारे वाटर का, मतलब चाहे वो हमारा एयर का वो सैंपल हो या फिर हमारा वाटर का सैंपल हो, वे सब हमारे इसी लेबोरेटरी में जाते हैं जो इस एक्ट में हमारे बने हुए हैं, में एस्टेब्लिश हुए हैं 1986 में। नेक्स्ट अब हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी है इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, ये हमारे सेक्शन 2 क्लोज ए में कवर अप हुई है। तो इन्वायरमेंट की जो हमारी डेफिनेशन है, सो
इसको देख लेते हैं। इन्वायरमेंट इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग and between water, air and land and human beings, other living creatures, plant, microorganisms and properties। environment में हमारे वाटर, एयर, लैंड ये सारी चीज़ें आ जाती है। साथ ही साथ में इसमें क्या चीज़ें आती हैं, हमारी वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट, माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। और जो भी प्रॉपर्टी हैं उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है वो भी इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। ये हमारा सेक्शन 2 क्लोज बी में कवर अप हुआ है। तो सेक्शन में क्या है देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट मीन्स एनी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजीरियस टू इन्वायरमेंट। तो मतलब कि इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस हो सकता है जो कि इन्वायरमेंट में इतनी मात्रा और इतने कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो सकता है, या फिर हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, उसी को हम इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट कहते हैं। ये हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये हमने जैसे एयर एक्ट में पढ़ा था पोल्यूटेंट में, जैसे हमारी कोई प्लास्टिक की इंडस्ट्री है उसमें से कुछ भी प्लास्टिक को जब जलाएंगे तो उसमें से गैस रिलीज होगा, तो उस गैस ही को हम पोल्यूटेंट बोलेंगे। और वाटर एक्ट में जैसे हमने कोई कूड़ा वगैरह गिर दिया अपने नदियों में, तो जो सॉलिड फॉर्म में गिरा ना, तो उसको हम वाटर पोल्यूटेंट कहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ इन द इन्वायरमेंट ऑफ एनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये हमारा सेक्शन 2 क्लोज बी में कवर किया गया है। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट में किसी भी पोल्यूशन का प्रेजेंट होना इन्वायरमेंट पोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा हम बात करेंगे हैंडलिंग के बारे में। ये हमारा सेक्शन 2 क्लोज डी में कवर अप हुआ है। हैंडलिंग में है कि हैंडलिंग इज रिलेटेड टू एनी सब्सटेंस मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ट्रीटमेंट, डिस्ट्रक्शन, कन्वर्जन, ऑफरिंग फॉर सेल, ट्रांसफ़र और द लाइक ऑफ सच सब्सटेंस। तो इसमें इसका मतलब है कोई भी सब्सटेंस, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो या फिर उसकी प्रोसेसिंग हो रही हो, ट्रीटमेंट हो रही हो, डिस्ट्रक्शंस, कन्वर्जन, ऑफरिंग फॉर सेल, मतलब जिसका फर्स्ट प्रोसेस शुरू होता है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लास्ट प्रोसेस तक, ट्रांसफ़र और सेल तक, ये जितने भी हो गए हमारे, ये सब चीज़ें किसी भी सब्सटेंस से रिलेटेड हमारे हैंडलिंग में आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैजार्डियस सब्सटेंस। ये हमारा सेक्शन 2 क्लोज ई में कवर अप हुआ है। तो हैजार्डियस सब्सटेंस क्या होता है? हैजार्डियस सब्सटेंस मीन्स एनी सब्सटेंस और preparations which by reasons of its chemical or physiochemical properties of handling is like to cause harm to human beings, other living creatures, plants, microorganisms, properties of the environment। हैजार्डस का मतलब है कोई भी सब्सटेंस जिसकी केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी और हैंडलिंग की वजह से हमारे ह्यूमन बींग्स को हार्म हो या फिर अदर लिविंग क्रिएचर्स को उसके हैंडलिंग प्रोसेस से, तो उसी को हम हैजार्डियस सब्सटेंस कहते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो। नेक्स्ट हमारा है ऑक्यूपायर। ये हमारी लास्ट डेफिनेशन है। ऑक्यूपायर का मतलब होता है ऑक्यूपायर, ये हमारा सेक्शन 2 क्लोज एफ में डिस्कस हुआ है। इसमें ऑक्यूपायर इन रिलेशंस ऑफ एनी फैक्ट्री प्रीमाइसिस पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री और प्रीमाइसिस एंड इंक्लूड इन रिलेशन ऑफ एनी सब्सटेंस द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द सब्सटेंस। ऑक्यूपायर हमारा रिलेटेड होता है फैक्ट्री और प्रीमाइसिस से कोई भी पर्सन जो कंट्रोल करेगा फैक्ट्री के अफेयर्स और प्रीमाइसिस को, उसी को हम ऑक्यूपायर कहते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके मेजर्स और कंट्रोल देख लेते हैं एनवायरनमेंट पोल्यूशन के, जो हमारे किए गए हैं, गवर्नमेंट ने किए हैं हमारे। तो सबसे पहला जो हमारा है नॉट टू एक्सीड स्टैंडर्ड ऑफ पोल्यूशन, ये हमारा सेक्शन 7 में कवर ऑफ होता है। एनी पर्सन कैरी ऑन एनी इंडस्ट्री ऑपरेशंस और प्रोसेस शैल नॉट डिस्चार्ज और इमिट
एनी इन्वायरमेंट पोल्यूशन इन एक्सिस ऑफ स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारी पोल्यूशन है वो गवर्नमेंट की लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमारी गवर्नमेंट ने लिमिट सेट की है, ये हर एरिया की गवर्नमेंट लिमिट सेट करती है पोल्यूशन की। उसका पोल्यूशन देख के किसी की 7 किसी की 8 कुछ भी कर देगी, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारा गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा है सेफगार्ड इन हैंडलिंग हैजार्डियस सब्सटेंस, ये हमारा सेक्शन 8 में कवर हुआ है। एनी पर्सन हैंडलिंग हैजार्डियस सब्सटेंस विल डू सो एनी एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीडर एंड आफ्टर फॉलोइंग सेफगार्ड्स प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हमारी हैजार्डियस सब्सटेंस है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हैंडलिंग के लिए जो प्रोसेस बनाया है वो हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है फर्निशिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्सीडेंट। ये हमारा सेक्शन 9 में कवर अप हुआ है, इसको हम ऐसे देख लेते हैं। इसमें जो ये है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है हमारा, तो कंसर्न अथॉरिटी को इंटीमेट करो, बताओ, और खुद उस पोल्यूशन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट हमारी कहती है कि कोई भी कहीं पे किसी एक्सीडेंट की वजह से पोल्यूशन हमारा फैल रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें या फिर उसको रोकने की कोशिश करें। तो इसी सेक्शन में सिर्फ इतना ही कहते हैं, इंटीमेट इमीडिएटली द एफर्ट्स ऑफ सच डिस्चार्ज और इमिशन। नेक्स्ट जो हमारा है वो हम देखेंगे पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट। जो हमने इसके मेजर्स पढ़े थे ये सेम वही है जो हमने एयर एक्ट में पढ़े थे, बस इनमें क्या होता है सब सेम है, इनके मेजर्स, इनकी जो पावर्स वगैरह है, बस इनमें सेक्शंस वगैरह थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वरना इनका मीनिंग सब सेम है। क्योंकि हमारी बोर्ड होगी, ये सब होगी, इनका ऑफिसर तो एक ही होगा ना। तो अब इसकी हम पावर्स देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जो इसकी सबसे पहली पावर है वो है पावर टू इशू डायरेक्शन। ये हमने वाटर एक्ट में पढ़ा था जहाँ तक है मेरे ख्याल से। तो इसमें ये है पावर टू इशू डायरेक्शन, ये हमारा सेक्शन 5 में कवर होता है। ये वही वाला है जो हमने एयर एक्ट में पढ़ा था, बस इसमें सेक्शन चेंज हो गए हैं, बाकी वही है। इसमें ये था गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देगी और अगर आप उन डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपकी इंडस्ट्री बंद कर देगी, और अगर आप फिर भी उसे बंद नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आपकी बिजली, पानी, वाटर वगैरह की सप्लाई वगैरह हमारी बंद कर देगी। पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई हमारी बंद कर देगी। नेक्स्ट हमारा है पावर टू मेक रूल्स। ये हमारा सेक्शन 6 में कवर हुआ है। इसके अंदर हम कुछ हेडिंग्स पढ़ेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल pertaining बाय द फॉलोइंग एस्पेक्ट। सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर और सोइल फॉर वेरियस एरियाज एंड पर्पजेज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एयर, वाटर और सोइल के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडेक्स बनाती है। मतलब कि उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इतने लेवल पे होगा तो वो प्योर कंसीडर किया जाएगा, इतने पर होगा तो वो पोल्यूटेड कंसीडर किया जाएगा। ये सब स्टैंडर्ड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है पोल्यूशन को लेके। अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा स्टैंडर्ड सेट करती है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम अलाउेबल कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस इन्वायरमेंट पोल्यूशन फॉर द डिफरेंट एरिया। मतलब वही कि हमारा जो है, मतलब कि किस मात्रा में वो पोल्यूशन रिलीज़ होना चाहिए और किस मात्रा में उसकी यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसकी जो लिमिट्स है वो आप मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट है, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे रूल बना सकती है, मतलब बनाती है। जैसे किसी जगह से नॉइज़ रिलीज़ हो रही है तो ये कितनी लिमिट तक नॉइज़ होनी चाहिए, कितनी लिमिट तक होनी चाहिए मेज़र, और हमारी नॉइज़ को भी मेज़र करने की लिमिट होती है, कितनी यूनिट के विद इन अलाउेबल होगी एंड कितनी की नहीं होगी। ये कंसंट्रेशंस वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारी बनाती है। नेक्स्ट हमारा है
प्रोहिबिशंस एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन हैंडलिंग ऑफ ए हैजार्डियस सब्सटेंस इन डिफरेंट एरिया। किस ढंग से हैजार्डियस सब्सटेंस को हैंडल किया जाएगा, उसके प्रोसीजर और सेफगार्ड हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है अलग अलग एरिया के लिए। हर एरिया में अलग अलग सेफगार्ड मतलब प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, रूल्स वगैरह हर एरिया के पोल्यूशन के हिसाब से वहाँ पे प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोहिबिशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कैरी ऑन ऑपरेशंस और प्रोसेस इन डिफरेंट एरिया। मतलब कि जो हमारा इसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, वो किसी भी एरिया को रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिशन लगा सकते हैं इंडस्ट्री के लिए कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी मना है, या फिर लगाते हैं तो आप वहाँ के जो हमारे कानून है, जो हमारे लिमिट्स हैं, उन सबको हमें फॉलो करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई यहाँ पे 6 इसकी लिमिट 6 है तो इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो जो इंडस्ट्री लगाएगा तो उसको ये देखना पड़ेगा जो उसके रूल्स है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं उनको ही देख के उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा है प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट विच मे कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड फॉर प्रिवेंशन रेमेडियल मेजर। सीजी रूल बनाती है कैसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करे कि एक्सीडेंट की सिचुएशंस अराइज ना हो, या फिर अगर एक्सीडेंट हो गया है तो क्या किया जाए, रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइड किए जाए। ये सब रूल्स वगैरह हमारी सीजी बनाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती हैं। अब इसकी नेक्स्ट पावर को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पावर है इसकी हमारी पावर ऑफ एंटर एंड इंस्पेक्ट। ये हमारी सेक्शन 10 में कवर अप हुई है। ये वही है जो हमारी एयर एक्ट में पड़ा था कि कोई भी इंस्पेक्टर आएगा तो उसे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ऐसा ही सेम इसमें है, अगर कोई भी पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट मतलब कि इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो किसी भी टाइम आपके ऑफिस में एंटर हो सकती है, आपकी फैक्ट्री वगैरह में प्रीमाइसेस में एंटर हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है पावर टू सर्च एंड सीजर। ये हमारा सेक्शन 10 वही वाला जो हमारे एयर एक्ट में था, पावर टू सर्च एंड सीजर, ये भी सेम वही है। याद हो तो आपको, मतलब उसके पास पावर है, कभी भी आ सकती है, डॉक्यूमेंट दे सकती है, उन्हें आपके अपने साथ ले जा सकती है, और अगर उसको लगे तो वो उसकी जीरोक्स फोटोकॉपी निकाल सकती है, या फिर उस पर अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकती है। मतलब कि अगर वो दोबारा आ रही है ताकि आप उसको चेंज ना कर पाए, अगर वो दोबारा देखने आ रही है कि आपने डॉक्यूमेंट को चेंज किया है या नहीं किया है, उसके लिए वो वहाँ पे मार्क लगा सकती है। वो कुछ भी कर सकती है, जो उसकी मर्जी होगी, ले जाने की मर्जी होगी लेके जाएगी, उसको डॉक्यूमेंट को वहीं पे उसकी जीरोक्स कॉपी लेके जानी होगी तो वो उसको लेके जाएगी, या फिर अपना मार्क लगा के जाना चाहती हो तो उसकी मर्जी होगी, जैसे वो करना चाहेगी वो कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन। ये हमारा सेक्शन 15 में कवर अप हुआ है, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन। तो जो इसमें है कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन। तो इसमें है अगर कोई आदमी किसी भी प्रोविजंस और रूल का उल्लंघन करेगा, ऐसा उसमें पेनल्टी और पनिशमेंट जो हमारी होगी वो नंबर 1 होगी हमारी इम्प्रीजमेंट अप टू 5 ईयर, 5 साल की उसको जेल होगी, या फिर विद अ फाइन ऑफ 1 लाख, या फिर उसको 1 लाख का फाइन, या फिर विद द बोथ, उसको दोनों भी लग सकते हैं, 5 साल की जेल प्लस 1 लाख का फाइन। और उसको एडिशनल में एन एडिशनल फाइन ऑफ 5,000 वुड आल्सो बी लीवेबल फॉर एवरी डे ऑफ द कंटिन्यूस डिफॉल्ट। एडिशन में अगर कोई फाइन नहीं भर रहा है तो उसको 5,000 की पेनल्टी डेली लगेगी जब तक वो डिफ़ॉल्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट वेयर सच कंसंट्रेशंस कंटिन्यूस बियॉन्ड द पीरियड्स ऑफ 1 ईयर। और अगर वो
जो हमने डिफ़ॉल्ट वो है हमारे 5,000 का, वो भी 1 साल तक चलता रहा, सेम ऐसा का ही ऐसा, तो उसके बाद उसको 7 साल की जेल होगी हमारी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है ऑफेंस बाय अ कंपनी, where an offense under the act has been committed by a company and it provides that the offense has been committed with the consent or convenience of its attributable to any negligence on the parts of any director, manager, secretary, or other officers of the company, then all the persons or officers shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to proceed against and punishment accordingly। तो ये इसमें ये है कि अगर किसी भी कंपनी में डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ऑफिसर, पर्सन या पर्सन इंचार्ज या मैनेजर या कोई भी पर्सन कोई भी ऑफेंस होते समय कोई भी वहाँ पर मौजूद है, तो वो हर एक व्यक्ति लाइबल होगा फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस रिगार्डिंग दैट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। लेकिन अगर जो लाइबल हुआ है ऑफेंस के लिए वो प्रूव कर दे कि वो बिना उसकी नॉलेज के हुआ है ऑफेंस, और साथ साथ उसने सारे मेजर्स फॉलो करे थे कि ऐसा ऑफेंस ना क्रिएट हो, अगर वो ये सब चीज़ें प्रूव कर देता है तो वो पनिशेबल नहीं होगा अंडर दिस एक्ट। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ये हमारा 4th पार्ट होगा, इसको आप ज़रूर देखना। बस ये हमारा लास्ट पार्ट हो जाएगा फिर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।